नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस 3 अगस्त का। इसमें बेसिकली जो है द हिंदू पेपर है, उसके जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं पहला क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये है पाकिस्तानी बेस्ड चाइनीज़ इन्फो वॉर ऑन बॉर्डर स्टैंड ऑफ। ये आर्टिकल ही बता रहा है दैट मैनी ऑफ द चाइनीज़ अकाउंट दैट मशरूम्ड ऑन सोशल मीडिया दिस समर एंड स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉर्डर क्लैश विद इंडिया हैव बीन ट्रेस टू पाकिस्तान। मतलब ऐसे कई सोशल मीडिया पे जो अकाउंट थे जो भारत और चाइना के बीच में अभी पिछले 2-3 महीने से जो तनाव है, इस दौरान जितने भी ये ट्विटर अकाउंट थे, सोशल मीडिया अकाउंट थे जो भारत की पोजीशन पे या भारत के बारे में गलत कमेंट कर रहे थे, ये ट्रेस किए गए हैं कि ये ओरिजिनली पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट थे, ट्विटर अकाउंट थे, जिनको कि जब ये डिस्प्यूट शुरू हुआ इंडिया चाइना का, उसके बाद उसको चाइनीज़ ओरिजिन देने का प्रयास किया गया। जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज कर दिया गया, जो प्रोफाइल नेम है वो मैंड्रिन में उसको चेंज किया गया और ऐसा दिखाया गया जैसे ये चाइनीज़ अकाउंट है और उसके थ्रू जो है इंडिया के ख़िलाफ़ पोस्ट किए गए। क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है, कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें। एक टर्मिनोलॉजी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। जो हमारे हैं वो उनको पता, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो जिनको नहीं मालूम है तो बता दूं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गिव्स यू ऑनलाइन प्राइवेसी एंड अनोनिमिटी बाय क्रिएटिंग अ प्राइवेट नेटवर्क, जिससे कि आप अपने इंटरनेट आईपी जो है उसको मास्क कर सकते हैं। सो बेसिकली ये पब्लिक नेटवर्क के ऊपर एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करता है जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, और जिससे कि इंटरनेट एड्रेस जो है अपना वो मास्क कर सके। तो प्रीलिम्स के हिसाब से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम्स में आते हैं उसके हिसाब से ये इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ इंफॉर्मेशन वॉर। ये इंफॉर्मेशन वॉर क्या है? इंफॉर्मेशन वॉर ये जो भारत और चाइना का जो डिस्प्यूट रहा इसमें देखने को जो मिल रहा है, इसमें जो भी कंट्री है इंडिया, जैसे जैसे इंडिया के ख़िलाफ़ में गलत बातें जो है वो सोशल मीडिया में डालना, भारत के जो ट्रूप्स हैं उनके बारे में वीडियोस डालना। जैसे आपको याद होगा भारत और चाइना के जो ट्रूप्स हैं उनके जो लड़ाई के, उनके जो डिस्प्यूट के जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे सरफेस हुए थे। तो एक तरीके का ये इंफॉर्मेशन वॉर है जहाँ पे कि अपोजिट साइड को आप सोशल मीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन दे के डीमोरलाइज करने का प्रयास करें, उस कंट्री को कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको डीमोरलाइज करने का प्रयास करें, या वहाँ के जो फोर्सेस हैं उनको डीमोरलाइज करने का प्रयास करें। ऐसे में जो पुराने वीडियोस भी होते हैं वो करंट डिस्प्यूट्स से दिखा के उसको सोशल मीडिया पे डाला जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इसको अपना ध्यान में उनको रहे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ये अरुणाचल प्रदेश की एक न्यूज़ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रीलिम्स के या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कहता है लॉन्गडिंग बॉर्डरिंग नागालैंड इज़ अमंग द 3 डिस्ट्रिक्ट। लॉन्गडिंग एक डिस्ट्रिक्ट है, नागालैंड बॉर्डरिंग नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है विच बॉर्डर्स नागालैंड इज़ अमंग द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फ्रंटियर स्टेट वेयर एनकाउंटर्स विद वेरियस फैक्शंस ऑफ द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। अदर जो डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग एंड तिराप, ये जो है अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है। ये इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ जो है एनालॉग लाइब्रेरी के बारे में है कि किस तरीके से लाइब्रेरी वहाँ पे सेटअप की गई है। बट चूँकि ये न्यूज़ में है सो आप लॉन्गडिंग, चांगलांग एंड तिराप इनका जो है जोग्राफिकल मैप देख सकते हैं। एंड NSCN जो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसके बारे में थोड़ा और स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी डिमांड क्या रहती है? इनकी डिमांड है लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैव रिवाइव्ड द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल। सो ये पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो लोकल लोग हैं ये काउंसिल बनाना चाहते हैं। तो ये न्यूज़ में है तो ये भी ध्यान रहे। पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट है, लॉन्गडिंग, चांगलांग, तिराप, ये इसको चाहते हैं। और क्या कह रहा है अगला पॉइंट?
द हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाय वांचो कम्युनिटी, ये एक वहाँ पे जो कम्युनिटी है जो वहाँ पे मेजॉरिटी में है, दैट इज़ वांचो कम्युनिटी। सो न्यूज़ आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग द लाइब्रेरी, बट हमें जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्रीलिम्स के हिसाब से ये 2-3 पॉइंट्स थे वो हम अपने माइंड में रखेंगे, जिससे कि अगर ये कुछ क्वेश्चन आते हैं दैट वी कैन सॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट्स हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो असम से आता है। सो ये हमारे किसी भी ऑब्जेक्टिव या प्रीलिम्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, एंड देन मेंस के जो एनवायरनमेंट जो टॉपिक है उसके हिसाब से एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस टॉपिक से ये रिलेटेड है। आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल ये कहता है कि द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ स्लैम्ड अ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन मेजर फॉर नॉट लर्निंग एनी लेसन फ्रॉम 2 अर्लियर ऑयल वेल ब्लोआउट्स इन असम ड्यूरिंग पास्ट 15 ईयर्स। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मई 27 को ऑयल ब्लोआउट मतलब जो कुआं था तेल का उसमें आग लग गई थी बागजन नेचुरल गैस के वेल नंबर 5 कुआं 5 नंबर कुएं में जो है आग लगी थी, और वहाँ पे ऐसे टोटल 23 है जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड वहाँ पे काम करती है। और ये जो कुआं है या नेचुरल गैस वेल बागजान नेचुरल गैस वेल है, ये है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ईस्टर्न असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे आग लगी थी और आग जो है काफ़ी समय तक रही और इससे काफ़ी डैमेज भी हुआ। मेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें जो नियर बाय जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है या जो यहाँ वहाँ पे इवन ह्यूमन बीइंग हैं सिटीजन्स हैं उस एरिया के, वाइल्ड लाइफ है, उसको भी काफ़ी अफेक्ट हुआ है। तो ये तो आप मेंस के हिसाब से एनवायरनमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से ये बागजन नेचुरल गैस वेल है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ईस्टर्न असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मई 27 को ऑयल ब्लोआउट इन वेल ये हुआ था। और 2 अर्लियर ब्लोआउट्स कौन कौन से थे, दिकाम एंड नहरकटिया देवहाल, ये जो है ये हुआ था। और ये कौन इसकी स्टडी कर रहा है, ये स्टडी कर रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने स्टडी किया है और स्टडी करके इसमें क्या क्या इसके रीजंस रहे उसको कर रहे हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से आपको इसको ध्यान में रहे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, नेक्स्ट आर्टिकल कहता है चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज अंडर रिव्यू। आपको याद होगा 2 दिन पहले हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया था, जो मैंड्रिन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है उसमें प्रोविज़न है कि जो फाइनल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कैबिनेट से अप्रूव हुई है उसमें मैंड्रिन लैंग्वेज को पढ़ाने का जो प्रोविज़न था उसको हटा दिया गया है। बाकी जो फॉरेन लैंग्वेजेस है जैसे जापानीज़, जर्मन, फ्रेंच, इनको रखा गया है और चाइनीज़ मैंड्रिन को हटा दिया है। और जबकि मैंड्रिन जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसमें प्रपोज थी एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन फाइनल कैबिनेट जो अप्रूवल था उसमें से उसको हटा दिया गया। तो उसी के बाद ये न्यूज़ आई है कि दैट चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज अंडर रिव्यू, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के उसको भी अंडर रिव्यू किया गया है। क्या कह रहा है, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ इट्स डिसीजन टू ड्रॉप मैंड्रिन फ्रॉम इट लिस्ट ऑफ सजेस्टेड लैंग्वेजेस has decided to put several higher educational institutes that offer Chinese language training under the scanner. फिर कह रहा है in particular the ministry is looking closely at universities that have in the past had links with the official Chinese language training department Hanban. So Hanban जो है ये चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, इस पे जो ये कोर्सेज ऑफ़र करते हैं उसको रिव्यू कर रहे हैं। और हैनबैन इट रन्स हंड्रेड्स ऑफ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स अब्रॉड, मतलब हैनबैन जो चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है ये बाहर अब्रॉड में मतलब चाइना के बाहर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के नाम से कई कोर्सेज रन करता है। इंडिया में एट प्रेजेंटली ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स है 2 जगहों पे है, मुंबई यूनिवर्सिटी में एंड वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। सो इसको जो है गवर्नमेंट ने अंडर रिव्यू किया हुआ है। तो ये आपके प्रीलिम्स के भी हिसाब से और मेंस के भी हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से एजुकेशन में एंड इस तरीके से जो कोर्सेस हैं उनको कैसे रिव्यू में लिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया चाइना होल्ड 5th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
इस सेंस में दैट इंडिया एंड चाइना की जो 5वें चरण की कॉर्प्स कमांडर टॉक जो है वो कराई जा रही है। और ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है मोल्डो ऑन द चाइनीज़ साइड। और इस टॉक्स को, द टॉक्स वेर लेड बाय ले बेस्ड 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह एंड साउथ जिनजियांग मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल लिन ह्यू। सो ये इन दोनों के बीच में ये टॉक्स चल रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये 5th राउंड ऑफ जो है ये वार्ता चल रही है। मोल्डो जगह है चाइनीज़ साइड में। इससे पहले जून 6, 6, 22, 30 एंड जुलाई 14 को ये बात पहले भी ये वार्ता चल रही है। और क्या मेजर पॉइंट था इसमें? दैट टू डी एस्केलेट फ्रॉम बिल्डअप इन गलवान वैली, गोगरा हॉट स्प्रिंग एंड द फिंगर एरिया अलॉन्ग द पैंगोंग लेक इन लद्दाख सेक्टर अलॉन्ग द LAC। सो ये कंटिन्यूस जो पहले जो वार्ता चल रही है, जो बातचीत चल रही थी, उसी के कंटिन्यूएशन में है ये। इस टाइम क्या है और इसमें क्या डेवलपमेंट है? इसमें फर्दर डेवलपमेंट ये है दैट हाई पावर्ड चाइना स्टडी ग्रुप हेडेड बाय NSA अजीत डोभाल, इनकी बैठक हुई है। एंड देन द फर्स्ट phase of disengagement undertaken in early July remains incomplete, with disengagement completed only at Galwan Valley and patrolling point 15 in Gogra Hot Valley Springs area. Only limited disengagement has been undertaken at patrolling point 17A at Gogra Hot Spring. It has barely begun at Pangong. So इनके स्टडी से ये फाइंडिंग ये है कि जो प्रोसेस जुलाई में शुरू हुआ था डिसएंगेजमेंट, अभी वो इनकम्प्लीट है। And what army is aiming? Indian position is that status quo of pre-May position जो है वो डिज़ायरेबल था कि मई से पहले की जो पोजीशन है उसको अचीव कर लिया जाए। लेकिन अभी इसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो चाइना जो है वो रिलक्टेंट है इसको लेके। सो व्हाट इंडियन आर्मी इज़ डूइंग? Indian Army is preparing for extended deployment and stocking up for the harsh winter in higher altitude। मतलब विंटर के लिए जब आफ्टर अक्टूबर एंड नवंबर उसकी तैयारी इंडियन आर्मी कर रही है। भारत जो साइड है वो किसी भी तरीके का इसमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले रही है। एंड साइड बाय साइड जो वार्ता है, जो टॉक्स है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन नाउ। प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के भी हिसाब से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें कितनी मीटिंग्स हुई, कहाँ पे मीटिंग हो रही है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो है जहाँ जहाँ डिसएंगेजमेंट हो गई या होना है। सो ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है एंड मेंस के हिसाब से अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इट्स रिगार्डिंग द NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। NEP बीइंग पुश थ्रू विदाउट कंसल्टेशन। ना आपको याद होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे इस चैनल पे जो आर्टिकल कल दिया गया था, उसमें मैंने ये कहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे इसका बेसिक जो नोट है, जो बेसिक कैबिनेट के द्वारा जो अप्रूव हुआ है वो बेसिक है। उसके जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने ध्यान में रखना है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट इस पॉलिसी पे जो भी ओपिनियन है, जो भी इसकी क्रिटिसिज्म है, जो भी इस पे सजेशंस है, वो न्यूज़पेपर्स में एज अ आर्टिकल्स वो आते रहेंगे, न्यूज़ में आते रहेंगे। सो हमने अपने आंसर्स को बिल्डअप करना है। आज उसी तरीके के आर्टिकल्स में कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो मेजर अपोजिशन पार्टी है उसके द्वारा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो ये आर्टिकल है इट्स हाई ऑन कैच वर्ड्स एंड वर्बोसिटी बट लैक क्रिटिकल फाइनेंशियल एंड कोहेरेंट रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब प्लान तो आपने बना लिया बट इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 6% का टारगेट है इसका GDP का, लेकिन जो 2014 में 4.14% ऑफ GDP से घट के प्रेजेंटली 3.2% वो अभी स्पेंड हो रहा है। मतलब आज की डेट में 3.2% जो GDP का एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा है उसको बढ़ा के 6% पे अगर ले जाना है जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट है, तो ये आर्टिकल ये कहता है कि हाउ टू अचीव दैट, कैसे हम 6% तक पहुँचेंगे।
अनदर क्या क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नीड्स टू फिल 12 लाख वैकेंसीज ऑफ स्कूल टीचर्स, स्कूल टीचर्स के 12 लाख वैकेंसीज फिल करना है। फिर कहते हैं कि ओनली 10% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ 10% जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको एक्सेस है कंप्यूटर्स का, एंड 4% के पास सिर्फ नेटवर्क कनेक्टिविटी है। और साथ ही ये कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया। सो ये बेसिकली इनका जो है पॉइंट ओपिनियन है, और इस ओपिनियन को हमें कंसीडर करना है, और कोई भी आंसर जो भी एग्ज़ाम में हमें लिखना है तो सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में देखते हुए बेसिक को इंक्लूड करना है, एंड देन बाकी जो भी पॉइंट्स हैं उसको इंक्लूड करके हमने लिखना है। प्रीलिम्स के हिसाब से ये जीडीपी का कितना % अभी खर्च हो रहा है, कितना टारगेट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये डेटा हमारा कितने वैकेंसीज स्कूल टीचर की है। सो रफली ये दिमाग में रख सकते हैं। हो सकता है कि शायद कुछ क्वेश्चंस आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, तो आपके ये माइंड में रहना चाहिए बेसिक। क्या टॉपिक है? टॉपिक है 15 किल्ड इन कैमरून बोको हराम अटैक। सो ये किसी भी एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव टाइप या यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। बोको हराम क्या है? बोको हराम हैज़ बिन फाइटिंग फॉर डिकेड टू कार्व आउट एन इस्लामिक खलीफात बेस्ड इन नाइजीरिया। बेसिकली बोको हराम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामिक खलीफात के लिए फ़ाइट कर रहा है, एंड जो वायलेंस है, इस वायलेंस में 30,000 पीपल हैव बिन किल्ड एंड डिस्प्लेस्ड। और कहाँ कहाँ पे है? दैट इज़ कैमरून, नाइजर एंड चैड। सो आप जो है जो जोग्राफ़ी है इनकी, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बोको हराम है, इसका जो इम्पैक्ट है अफ्रीका के किन किन कंट्रीज़ में है, या कहाँ कहाँ पे इस तरीके के वायलेंस है। सो यू नीड बेसिकली मैप। तो अपना जो मैप है उस मैप में, अफ्रीका के मैप में आप इसको देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए। क्या पॉइंट है अगला? अगला पॉइंट है यूनाइटेड किंगडम टू इशू कॉइन टू ऑनर गांधी जी। ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन इज़ कंसिडरिंग, जो ब्रिटेन है इज़ कंसिडरिंग टू मिंट अ कॉइन, सिक्का जिसे बोलते हैं, तो सिक्का इशू करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं गांधी जी के ऑनर में। क्या है इसमें? ये बेसिकली बात करते हैं कि जितने भी ब्लैक, एशियन एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए कॉइन इन द ऑनर ऑफ गांधी जी वो इशू करने का यूके ने प्लान किया है। क्या है? ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक asked the Royal Mint Advisory Committee in a letter to pursue the recognition of individual from those communities. So Black, Asian and other minority ethnic community के जो भी ऐसे लोग हैं जो जिनको रिकॉग्नाइज करना है, उनके ऑनर में कॉइन इशू करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक उन्होंने RMAC को बताया है। व्हाट इज़ RMAC? RMAC इज़ एन इंडिपेंडेंट कमिटी मेड अप ऑफ एक्सपर्ट्स हु रिकमेंड थीम्स एंड डिज़ाइन फॉर कॉइन्स टू ब्रिटेन्स फाइनेंस मिनिस्टर द चांसलर ऑफ एक्सचेकर। सो RMAC की डेफिनेशन है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और साथ ही साथ एक और इसमें पॉइंट है, October 2 इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो अगर आपको पता नहीं है तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि October 2 है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में बनाया जाता है। तो बेसिकली प्रीलिम्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रख सकते हैं। ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक और रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी जो है RMAC है। और बाकी जो मेंस है, मेंस के हिसाब से, इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से इस यूनाइटेड किंगडम और जो इंडिया के रिलेशंस या बात आती है तो आप इस पॉइंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगला टॉपिक कहता है 300 तालिबान प्रिजनर्स फ्रीड ड्यूरिंग सीज फायर। सो आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने तालिबान पे एक आर्टिकल था हिंदू में, उसको हमने कवर किया था अपने एनालिसिस में। उसी का ये फॉलोअप है। उस फॉलोअप में ये है कि उस समय ये कहा था कि सीज फायर अनाउंस किया है। जो तालिबान है, जो फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल को देखते हुए 3 दिन का सीज फायर था। सो इस 3 दिन के सीज फायर के दौरान दोनों ने, मतलब 300 तालिबानी प्रिजनर्स जो हैं उनको छोड़ा गया है, और टोटल नंबर ऑफ़ तालिबानी जो इंसर्जेंट्स हैं अब तक 4900 वो छोड़े जा चुके हैं। सो प्रेसिडेंट अशरफ घानी
एंड तालिबान बोथ हैव इंडिकेटेड लॉन्ग डिलेड नेगोशिएशन कुड बिगिन स्ट्रेट आफ्टर ईद। सो ईद के फेस्टिवल के बाद में दोनों ही लोगों, जो अफ़गान गवर्नमेंट है लेड बाय अशरफ घनी एंड तालिबान जो साइड है, ये दोनों ने जो भी वार्ता होनी थी, जो टॉक्स होने थे, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी बात कही है। सो ये आपको याद होगा 2 दिन पहले ये आर्टिकल था, उसको आप इसको और फर्दर आप इसको देख सकते हैं इस आर्टिकल में। सो आज का ये जो हमारा करंट अफेयर्स था, ये करंट अफेयर्स इसको हमने इंक्लूड किया है। एडिटोरियल एनालिसिस अलग से वीडियो में एडिटोरियल एनालिसिस वो कवर किया गया है, उसको भी आप ज़रूर देखें। और जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अपने नोट्स में उसको आप बनाते रहें। थैंक यू।